वेलकम टू पीएन एजुकेशन। आज हम 21 मई 2026 के जितने भी करंट अफेयर्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इम्पोर्टेंट फैक्टर भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो इस पूरे वीडियो को ध्यान से देखिएगा। चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। और फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि हाल ही में मई 2026 में भारतीय नौसेना ने अपने स्वदेशी रक्षा क्षमताओं को बढ़ावा देने के लिए किस नए स्टील गाइडेड मिसाइल डिजास्टर मतलब युद्धपोत का समुद्री परीक्षण अरब सागर में शुरू किया है। तो ये आईएनएस सूरत का, अभी आईएनएस सूरत किस प्रोजेक्ट के तहत बनाया गया है और इसमें क्या क्या खूबियां है इसके बारे में जानते हैं। तो आईएनएस जो सूरत है ये प्रोजेक्ट 15B के तहत बनाया गया अंतिम और कहना चाहिए चौथा विशाखापट्टनम श्रेणी का युद्धपोत है। इस युद्धपोत का जो निर्माण है 2020-21 में चालू हुआ था। अब मैंने बात की कि ये अंतिम और चौथा है, तो क्या इसके पहले भी बनाया गया है? हाँ, इसके पहले तीन का निर्माण हुआ था। तो इसमें आता है विशाखापट्टनम, दूसरा था मोरमुगावा और इम्फाल, ये तीन थे और जो चौथा था वो आईएनएस सूरत था। ठीक है, तो इसे प्रोजेक्ट 15B के तहत बनाया गया है। अब भारत में अत्याधुनिक हथियार से लैस युद्धपोत का मुख्य उद्देश्य ये है कि कहना चाहिए नौसेना की जो मारक क्षमता है उसको बढ़ाना और समुद्री सुरक्षा को मजबूती देना। अब इसकी खासियत क्या है? इस युद्धपोत की खासियत ये है क्योंकि इसके पहले भी 3 बनाए गए थे जिसमें विशाखापट्टनम और मोरमुगावा इम्फाल थे। इसकी ये खासियत ये है कि ये एआई बेस्ड जो है युद्धपोत है। अब एआई बेस्ड युद्धपोत है तो इसमें एक चीज़ ये ऐड होती है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के हिसाब से काम करेगा और दूसरी ये है कि इसमें ब्रह्मोस मिसाइल और बराक 8 जो मिसाइल है इससे भी इसका सफल परीक्षण किया गया है। आप तो जानते ही ब्रह्मोस मिसाइल के बारे में, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पे जो है इसकी खासियत बढ़ गई थी और जो कहना चाहिए जो ब्रह्मोस मिसाइल है ये एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है जो सतह से सतह पे वार करती है। इसके अलावा इसमें बराक 8 मिसाइल का भी जो है सफल परीक्षण किया गया है। अब ये बराक 8 मिसाइल की कहना चाहिए खासियत ये है कि ये सतह से हवा में मार करती है और इसके अलावा ना केवल इसमें 2 मिसाइलों का सफल परीक्षण किया गया है बल्कि इसमें सेंसर से भी लैस है, आधुनिक हथियार है ना, जिससे भारत की जो समुद्री रक्षा क्षमता है उसको बढ़ावा मिलेगा, है ना। तो कुल मिला के ये जो है ये जो युद्धपोत है ये दुश्मन के रडार से छिपकर अचानक हमला करेगा और कहना चाहिए दुश्मन के एयर डिफेंस सिस्टम को चकमा देगा, है ना। तो अगर मैं बात करूँ तो भारत की रक्षा क्षमताओं में लगातार बढ़ोतरी हो रही है क्योंकि अभी हाल ही में हमने जो है प्रलय मिसाइल का और इसके पहले जो है अग्नि 5 मिसाइल का हमने सफल परीक्षण किया है। तो कुल मिला के हमारे रक्षा बजट में जो है लगातार बढ़ोतरी हो रही है और भारत की रक्षा तकनीकी में नए नए जो है चीज़ें डेवलप होते जा रही है। ठीक है, तो कुल मिला के जो है भारत आने वाले समय में अन्य देशों की अपेक्षा अपनी रक्षा क्षमताओं को लगातार जो है मजबूती प्रदान कर रहा है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि हाल ही में एक बुक लॉन्च हुई है अपनापन नामक चर्चित किताब के लेखक कौन है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ 35 वर्ष के राजनीतिक अनुभवों का उल्लेख किया गया। तो इसमें मतलब इस बुक के जो रचयिता है वो है शिवराज सिंह चौहान, है ना। मध्य प्रदेश के पहले सीएम भी रह चुके हैं और वर्तमान में कृषि मंत्री भी हैं। तो इन्होंने जो है अपने 35 साल के साथ अनुभव में अपनापन नामक बुक लिखी है जो किस पे बेस्ड है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर। अब ये जो बुक है इसमें क्या खास बात है? क्या केवल राजनीतिक अनुभवों को ही इसमें साझा किया गया है? नहीं, इसमें मोदी जी के साथ, क्योंकि शिवराज सिंह चौहान जब मतलब बीजेपी से जुड़े, भाजपा जनता पार्टी से जुड़े, तो उन्होंने नरेंद्र मोदी के साथ ना केवल राजनीतिक अनुभव बल्कि जो है व्यक्तिगत अनुभव को भी जो है इसमें साझा किया है। इनकी जो शुरुआत है मतलब वो शुरुआत हुई थी 1991 में, है ना। इन दोनों की जो मुलाकात है वो 1991 में हुई। इसके तहत जो है इन्होंने अपनी इस पूरी बुक में जो है मोदी जी के साथ राजनीतिक और व्यक्तिगत अनुभव को साझा किया। अब इस बुक की खासियत ये है कि इन्होंने कर्मयोगी के रूप में, एक साधक के रूप में, एक मतलब करना चाहिए कार्यकर्ताओं के प्रति संवेदना के रूप में प्रस्तुत किया है। इसके अलावा कोरोना काल का जो है उस टाइम पे मोदी जी ने किस प्रकार से नेतृत्व किया था, युवाओं के लिए क्या प्रेरणा प्रदान करते हैं, इस बुक में जो है
सभी चीज़ों को मतलब इंक्लूड किया गया है। मतलब ये सभी चीज़ें बताई गई कि मोदी जी किस प्रकार कहना चाहिए राष्ट्र निर्माण के रूप में अपने आप को जो है प्रस्तुत करते हैं। मतलब उनकी जो नेतृत्वकर्ता की जो शैली है, संगठनकर्ता की जो शैली, वो किस प्रकार से है ना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि हाल ही में भारत का पहला स्वदेशी एआई संचालित ऑटोनोमस लड़ाकू विमान काल भैरव कहाँ निर्मित किया गया। तो ये काल भैरव का जो निर्माण है ये पुर्तगाल में किया गया है ना, जहाँ से वास्को डिगामा आए थे पहली बार, है ना। तो वहीं पर काल भैरव का निर्माण किया गया। अब इसका जो निर्माण है ऑपरेशन 777 के तहत किया गया। अब ये कहना चाहिए भारत का जो पहला स्वदेशी एआई संचालित ऑटोनोमस लड़ाकू विमान काल भैरव है ना, इसकी क्या खास बात है और ये ऑपरेशन 777 क्या है इसके बारे में जानते हैं। तो इस मतलब कि कहना चाहिए जो काल भैरव का निर्माण है पुर्तगाल की जो कंपनी है और भारत के बेंगलुरु की फ्लाइंग वेस्ट डिफेंस एरोस्पेस जो कंपनी है, उन दोनों ने संयुक्त होकर जो है इस काल भैरव लड़ाकू विमान का निर्माण किया है। जो रेंज है 3000 किलोमीटर से अधिक है। मतलब इतने दूर जाकर जो अपने टारगेट पर अटैक कर सकता है और हवा में लगभग ये 30 घंटे से भी ज़्यादा जो है उड़ सकता है ना। इसके अलावा मतलब कि दुश्मन के ठिकानों की खुद पहचान करके उस पर जो है अटैक कर सकता है ना। तो कुल मिला के जो है भारत की फिर रक्षा क्षेत्र में, रक्षा तकनीकी क्षेत्र में जो है लगातार बढ़ोतरी होते जा रही है। अब ये ऑपरेशन 777 क्या है इसके बारे में जानते हैं। तो ऑपरेशन 777 है ना, इसके तहत ये रखा गया है कि 7 महाद्वीप, 7 कोऑर्डिनेट जो है और जो 77 कंट्रीज है, इसके तहत भारत के रक्षा विनिर्माण का विश्व स्तर पर विस्तार करना और कहना चाहिए भारतीय मुल्क की जो ऑटोनोमस युद्ध प्रणाली है उसके निर्माण को एकीकरण और तैनाती के लिए साझेदारी स्थापित करना, ताकि वैश्विक स्तर पर हम लोग जो है अपने रक्षा क्षेत्र में जो भी हम निर्माण कर रहे हैं, चाहे वो ब्रह्मोस हो, चाहे वो अग्निफाय हो, चाहे वो लड़ाकू विमान हो, उसको क्या करें हम कहना चाहिए व्यापार, एक बिजनेस के तौर पे, ताकि दूसरे देशों को जो है हम लोग एक्सपोर्ट कर सकें। जब हम तो ऑपरेशन 777 इसी का ही एक रूप है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि हाल ही में किस भारतीय राज्य केंद्र शासित प्रदेश को स्टेट हंगर इंडेक्स 2026 में कुपोषण और एनीमिया सबसे तेज कम करने के लिए, मतलब तेजी से कम करने के लिए पहला स्थान किसे मिला है। तो ये किसे मिला है, ओडिशा को। क्योंकि अभी हाल ही में नीति आयोग द्वारा जो है स्वास्थ्य इंडेक्स, राजकोषीय स्वास्थ्य इंडेक्स जारी किया गया था, जिसमें ओडिशा, फिर आपका छत्तीसगढ़ और फिर गोवा था। और इसके बाद नीति आयोग द्वारा स्टेट हंगर इंडेक्स 2026 जारी किया गया, जिसमें ओडिशा की पहले स्थान। क्योंकि ओडिशा 31% जो थे बच्चे, है ना, 31% जो बच्चे थे उनका जो कहना चाहिए लंबाई थी वो सबसे ज़्यादा कम थी, 31% बच्चों की। इसके अलावा 18% बच्चे ऐसे थे जिनका वजन कम था, 30% बच्चे ऐसे थे जिनका अल्प वजन था। तो कुल मिला के ओडिशा ने जो है मिड डे मील योजना के तहत और इसके अलावा ममता योजना यहाँ पे जो चल रही है, ममता योजना, मिलेट मिशन और पोषण ट्रैकर के माध्यम से जो है लगातार काम करते हुए अपने क्षेत्र में जो है कुपोषण और एनीमिया में लगातार कमी की जाए। और इस कमी के तहत अभी ओडिशा जो है 13वें स्थान पर है ना। और इसके अलावा वहाँ पे अन्नपूर्णा योजना भी चलाई जा रही है। तो कुल मिला के जो है ओडिशा ने अपने यहाँ पे कुपोषण और एनीमिया में तेजी से कमी की है। अब आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि जो भुखमरी इंडेक्स है ना, उसमें भारत वैश्विक स्तर पर भारत की क्या रैंक है 2026 में। और इसके अलावा ये किस एसडीजी है ना, सतत विकास समाधान जो जारी किया जाता है, सतत विकास लक्ष्य में जो 17 गोल है, उसमें किस पॉइंट के तहत जो है भुखमरी को कम किया जाता है। एसडीजी इंडेक्स में किस पॉइंट के तहत या किस कहना चाहिए रैंक के तहत इसे लागू किया जाता है ना। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि हाल ही में किस देश ने यूफ्रेट्स नदी के सूखने की गंभीर पारिस्थितिकी स्थिति पर चिंता व्यक्त की है। इसका जो अन्य नाम है वो नाम है फरात नदी,
है ना, इंग्लिश में दिया है और हिंदी में इसका जो नाम है वो है फरात नदी, है ना। दजला और फरात नदी आप जानते होंगे। तो ये किस देश ने जो है इसे गंभीर पारिस्थितिकी स्थिति का चिंता बताया फरात नदी को? तो इराक ने। अब हुआ ये है कि लगातार जलवायु परिवर्तन होते जा रहा है और हमारे यहाँ पे जलवायु परिवर्तन होने की वजह से वैश्विक स्तर पर जो वाटर लेवल है वो धीरे धीरे कम होते जा रहा है, चाहे वो ग्लेशियर का ले लो, चाहे वो झीलों का ले लो, चाहे वो नदियों का ले लो, है ना। तो कुल मिला के सबसे बड़ा जो संकट है आने वाले समय में और वर्तमान में भी अगर देखा जाए तो जल संकट है। तो जलवायु परिवर्तन का सबसे बड़ा जो सबक है वो जल कहना चाहिए जल के ऊपर है ना। जल हमारे लिए संकट उत्पन्न कर रहा है। तो जो कहना चाहिए जो फरात नदी है वो अभी हाल ही में चर्चा में बनी हुई है कि लगातार जो है ये सूखते जा रही है। और अभी ये मैप मतलब एक चित्र के माध्यम से अब आप देख रहे होंगे कि इसमें जो है लगातार कहना चाहिए नदी में बिल्कुल जल का जो स्रोत है वो मिनिमम हो चुका है, मतलब नहीं के बराबर है ना। क्योंकि यहाँ पर तुर्की और सीरिया में जो देश है, क्योंकि ये जो नदी है ना, फरात जो नदी है ये निकलती कहाँ से, आपके मैप में अगर देखोगे तो ये निकलती कहाँ से, तुर्की से निकलती है सीरिया और इराक होते हुए इराक में ये जो कहना चाहिए दजला नदी है उसमें जाकर मिल जाती है और फिर दजला नदी फारस की खाड़ी में जाकर मिल जाती है ना। उसका जो अंतिम स्थान होता है वो है आपका क्या, फारस की खाड़ी। तो ये जो नदी है आपकी जो यूफ्रेटिस जो नदी है, क्या कहना चाहिए फरात जो नदी है ये तुर्की से निकलती है। तो तुर्की और सीरिया में इस पर बड़े बड़े बांध बनाए जाते हैं। अब बड़े बड़े बांध होने की वजह से क्या होता है कि इराक को इसका पानी नहीं मिल पा रहा है। जब इराक को इसका पानी नहीं मिलेगा तो वो तो बोलेगा ही कि वही नदी तो पूरी सूख गई है। तो बड़े बांधों की वजह से और जलवायु परिवर्तन की वजह से ये जो फरात नदी है लगातार सूखते जा रही है ना। अब इसमें से एक और मतलब भौगोलिक दृष्टि से अगर देखा जाए तो ये जो नदी है तुर्की से होकर निकलती है। एक और नदी है क्या, दजला नदी। तो दजला नदी में जाकर मिलती है आपकी कौन सी नदी, फरात नदी। दजला नदी में जाकर मिलती है कौन सी, आपकी फरात नदी जो है मिलती है, जो कि सूख रही है। ये भी तुर्की से निकलती है। मतलब ऐसा कहा जाता है कि इराक की जो सभ्यता थी, मेसोपोटामिया की सभ्यता, इन दो नदियों के संगम पर ही जो है स्थापित हुई थी, है ना। और कहना चाहिए कुरान और बाइबल में यहाँ तक के बोल दिया गया था कि मतलब 2000 वर्ष पूर्व पहले की मतलब भविष्यवाणी कर दी गई थी कि अगर ये दो नदियाँ मतलब कुल मिला के फरात नदी अगर सूखती है, मेसोपोटामिया की जो सभ्यता थी वो विकसित हुई थी। अब मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि भारत में कौन सी सभ्यता विकसित हुई थी, है ना। और भारत की दूसरा ये क्वेश्चन है कि भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है और भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो ये था आज का हमारा वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अभी तक आपने हमारे PN एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। निश्चित ही आपको इस वीडियो के माध्यम से हेल्प जरूर मिलेगी। थैंक यू।